मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ कहानियां मनोरंजन से परे हमारे अंतर मन को झकझोर कर रख देती हैं और हमें अपनों की अहमियत सिखा जाती हैं। सरोज बाबू का वो बेदाग जीवन और अवनी वाणी का मूक संघर्ष अगर आपके हृदय की गहराई तक उतरा है तो डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड के इस परिवार का हिस्सा बने। साहित्य की इन अनमोल और संजीदा धरोहरों को सहेजने के हमारे इस ईमानदार प्रयास को अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर भावुक कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। सोचिए, उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी और ईमानदारी के आदर्शों में होम कर दी, पर बुढ़ापे में उसे बीमारी और गरीबी के सिवाय कुछ न मिला। और हद तो तब हो गई जब उनके घर एक ऐसा मेहमान आया जो खुद को उनका मसीहा बता रहा था, पर उसकी आस्तीन में एक भयानक काला धंधा छिपा था। बंगाली साहित्य के महान जादूगर माणिक बंदोपाध्याय की एक कालजयी कहानी प्राण अधिक मध्यम वर्गीय समाज के उसी मूक दर्द, मजबूरियों और अमीर लोगों की चालबाजियों को बेनकाब करती है, जो आपको झकझोर कर रख देगी। सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक बेहद भावुक और आंखें खोल देने वाली पेशकश। तो आइए, अपने कानों में हेडफोन लगाइए और इस कहानी की उस घुटन और भावनाओं को अपने भीतर महसूस कीजिए, जहां एक लाचार पिता अपने बेटे के सुनहरे भविष्य की उम्मीद में अपने आखिरी आदर्शों की बलि चढ़ाने को तैयार है। आज ज्योतिर्मयी के आने की बात है। दिल्ली से सीधा फ्लाइट पकड़कर आ रहा है और उसने लिखा है कि वो अवनी के घर पर ही ठहरेगा। बिना मांगे मिला ये सम्मानित मेहमान सचमुच बहुत बड़ा है। अब ऐसे खास मेहमान की अगवानी करने के लिए क्या किसी को एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए? पर सबसे बड़ी आफत तो ये है कि आखिर जाएगा कौन? वैसे तो वो अवनी का दोस्त है, तो उसका जाना ही सबसे सही रहता, पर आजकल की इस भागदौड़ वाली नौकरी पेशा जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सिर्फ दफ्तर जाकर कंप्यूटर पर काम करने और छुट्टी के बाद अपने घर परिवार और दोस्तों के प्रति जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही दिन बीत जाता है। आजकल तो अपनी नौकरी बचाने और महीने की सैलरी को 30-35 हजार रुपए के गुजारे लायक स्तर से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अवनी के दफ्तर में तो कल ही हड़ताल होने वाली है और वो खुद इस पूरे मामले को खड़ा करने में काफी आगे है। ऐसे में किसी बड़े दोस्त की स्वागत के लिए समय बर्बाद करने की फुर्सत उसके पास बिल्कुल नहीं है। उसका ममेरा भाई सलील चाह रहा है छात्रों की एक बहुत जरूरी मीटिंग में। वाणी की कभी ज्योतिर्मय से जान पहचान थी, पर अगर वो चली गई तो घर में इस वक्त खाना बनाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बुआ की तबीयत बहुत खराब है। वाणी के ससुर यानी अवनी के पिताजी अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। वे उम्र से उतने बूढ़े नहीं हुए हैं जितना आजादी के आंदोलन में जेल काटने के बाद इस नए समाज में खुद को अकेला पाकर और कोई पहचान न मिलने के दुख में समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं। पुराने जमाने के उन बड़े बड़े और खोखले आदर्शों पर उनका आज भी अंधा विश्वास है। उन्होंने कभी चालाकी सीखी ही नहीं और न ही अपने लिए कुछ बटोरना सीखा। इसीलिए आज़ादी के इस नए बाजार में उनके त्याग की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं आंकी गई। आज 64 साल की उम्र में पेट की बीमारी और मन की टीस ने मिलकर उन्हें एकदम लाचार बना दिया है। लेकिन उनके वे पुराने आदर्श इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। ज्योतिर्मय आज तरक्की करके न जाने कहां पहुंच गया है और महीने के 2-3 लाख रुपए कमाने वाले ऐसे बड़े आदमी को अगर पूरा सम्मान ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। ये बात भी उनके उन्हीं आदर्शों का हिस्सा थी, इसीलिए उनका माथा ठनका। वे गुस्से में चिल्लाए कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, कोई भी उसे लेने नहीं जाएगा। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? अवनी ने झुंझलाते हुए कहा कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, अपना रास्ता खुद ढूंढ कर आ जाएगा, सीधे टैक्सी पकड़ेगा और यहां पहुंच जाएगा। इसमें भला क्या परेशानी है? सरोज बाबू गुस्से से तमतमा उठे और बोले कि ये कितनी बड़ी बदतमीजी होगी। आखिर वो इतना बड़ा और ऊंचे पद पर बैठा सम्मानित आदमी है, क्या समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है? अगर तुम लोगों में से कोई नहीं जाना चाहता तो फिर मैं खुद जाऊंगा। अगर सरोज बाबू के मन में ज्योतिर्मय को लेने जाने का इतना चाव जागा था तो घर के किसी सदस्य को इस पर कोई एतराज नहीं था। सच पूछो तो अपने इस बुढ़ापे के अकेलेपन और खामोशी को तोड़कर अगर वे खुद बाहर निकलना चाहते थे तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। बस बहू वाणी ने पीछे से टोकते हुए कहा कि पिताजी, आप अकेले मत जाइए, अपने साथ मंटू को भी लेते जाइए। मंटू की उम्र अभी कोई 11 साल की थी
और वो वाणी का छोटा भाई था। रसोई के कामों के बीच बीच में समय निकालकर वाणी बार बार बालकनी में आकर खड़ी हो जाती थी और पसीने से भीगे शरीर को ठंडी हवा से राहत पहुंचाने की कोशिश करती थी। घर से थोड़ी ही दूरी पर सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर मजदूरों ने गाने बजाने की एक छोटी सी महफिल सजा रखी थी। उनकी आवाज में कितनी गजब की मस्ती थी और उनकी तान कितनी ऊंची और जानदार लग रही थी। नुक्कड़ वाली पान की दुकान के बिना ढक्कन वाले बल्ब और सड़क की पीली लाइट से उनके ऊपर थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही थी, पर वे लोग दूसरों की इस उधारी रोशनी के भरोसे नहीं बैठे थे। उन्होंने अपनी महफिल को चमकाने के लिए खुद की एक तेज गैस वाली लाइट जला रखी थी, जिसकी लपट हवा के तेज झोंकों से लड़ते हुए तिरछी होकर जल रही थी। वाणी सोचने लगी कि आखिर ये पूरी दुनिया कितनी बदल गई है। एक वक्त था जब ज्योतिर्मय के शहर आने और खुद उनके घर ठहरने की बात सोचकर ही पूरा परिवार खुशी से पागल हो जाता था। उनके मन में न जाने कैसी कैसी उम्मीदें और सपने जागने लगते थे। पर आज देखो, उस बूढ़े और अपनी धुन में रहने वाले ससुर के अलावा किसी को भी ज्योतिर्मय के आने की कोई खास परवाह नहीं है। आज तो घर के लोग बस यही सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा राज है और जब तक ज्योतिर्मय खुद आकर इस अजीब फैसले की वजह नहीं बताएगा, तब तक इस पहेली को सुलझाना मुमकिन नहीं होगा। आखिर बंगाली मार्केट के पास उसका अपना आलीशान मकान है, जहां उसका भाई अपने पूरे परिवार के साथ ऐश की जिंदगी जी रहा है। शहर में बड़े बड़े होटलों की भी कोई कमी नहीं है और न ही उसके अमीर दोस्तों की कोई कमी है। फिर भी ज्योतिर्मय हवाई जहाज से उतरकर सीधा अपने इस मामूली क्लर्क दोस्त के घर आ रहा है और मेहमान बनकर 2-4 दिन यहीं बिताने की इच्छा जता रहा है। कोई शौक है या बस मन की कोई तरंग? आखिर ज्योतिर्मय के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। वाणी के लिए यह सोचना बहुत आसान था कि शायद ज्योतिर्मय उसे याद करके और उसी की खिंचाव में यहां आ रहा है, पर इस तरह के ख्याली पुलाव पकाने में उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी, इसीलिए वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। सच पूछो तो अगर उसके लिए ही ज्योतिर्मय आ रहा था तो इसका क्या मतलब था, ये वो बखूबी समझती थी। पुराने दिनों में कभी जान पहचान थी तो हो सकता है कि कभी कभार उसके मन में ये ख्याल आया हो कि ये लड़की दिखने में बुरी नहीं है और इसी धुंधली सी याद के सहारे दूर बैठे बैठे उसका जी घबरा उठा हो और वो वाणी को देखने चला आया हो। पर इस तरह की कल्पना करने पर भी वाणी को बस हंसी आती थी। अगर वो सचमुच उसी के लिए आ रहा था तो इसका साफ मतलब यही था कि उसके दिमाग पर कोई गंदा भूत सवार हुआ था। उसे याद आया होगा कि कभी वाणी उसे बड़ी लुभावनी लगी थी, पर तब उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की गई थी, और आज जब वो एक मामूली क्लर्क की बीवी बन चुकी है तो चलो 2 दिन उसके साथ कुछ वक्त बिताकर मन बहला लिया। वाणी को बिना किसी वजह के किसी इंसान को बुरा समझना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सच तो ये है कि ज्योतिर्मय जैसे बड़े और अमीर लोगों के बारे में आज के दौर में कुछ अच्छा सोचना भी बहुत मुश्किल था। उस बिरादरी के लोग ही कुछ ऐसे होते हैं। हवाई अड्डे पर ज्योतिर्मय ने सरोज बाबू को थोड़ी देर गौर से देखा और पहचानते हुए बोला कि अरे आप हैं, आपकी तबीयत काफी गिर गई है, वैसे अवनी नहीं आया क्या? सरोज बाबू ने संकोच करते हुए कहा कि अवनी एक बहुत जरूरी काम से बाहर गया है, तुम बुरा मत मानना बेटा। ज्योतिर्मय ने ऐसी किसी भी बात का बुरा मानने से साफ इनकार कर दिया। वो बहुत खुश और खुद में मगन दिखाई दे रहा था। उसने मंटू को ना पहचान पाने की अपनी भूल को हंसकर टाला और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, तुम सिर्फ इनके बेटे थोड़ा ही हो, तुम तो अवनी के साले साहब भी हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? गाड़ी में बैठते ही उसने सरोज बाबू से कहा कि मैं यहां एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं, बस मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। मुझे अवनी को पहले ही लिख देना चाहिए था कि मेरे आने की खबर वो चारों तरफ ढोल पीट करना सुनाए। सरोज बाबू ने आश्वस्त करते हुए कहा कि नहीं, ये खबर किसी को कानों कान पता नहीं चली है। तुमने अपनी चिट्ठी में जो लिखा था कि तुम्हें काम से ज्यादा अपने दोस्त के घर चैन के 2 पल बिताने की हसरत है, बस यही पढ़कर अवनी ने किसी को कुछ नहीं बताया। हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि लोगों को पता चलता तो वे यहां आकर तुम्हें कितना परेशान करते। सच पूछो तो इस मामूली से घर में तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी कदम रखेगा, ये बात तो आम लोगों की सोच से भी बहुत दूर है। रास्ते में ज्योतिर्मय ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली
पर सरोज बाबू के सफेद बालों और उनके उस झुर्रियों से भरे कमजोर चेहरे की तरफ देखकर उसने सिगरेट को सुलगाया नहीं और चुपचाप वापस जेब में रख लिया। ज्योतिर्मय के इस बर्ताव ने सरोज बाबू के मन को गहरी इज्जत और खुशी से भर दिया। ज्योतिर्मय ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपको साफ साफ बताता हूं, मैं यहां एक बड़ी एजेंसी शुरू करने जा रहा हूं। अपने नाम पर तो मैं ये सब कर नहीं सकता, क्योंकि बाजार में दुश्मन बहुत हैं और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए मैं किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान को ढूंढ रहा था जिसे इस पूरे काम का मालिक बनाया जा सके। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैंने दुनिया में न जाने कितने अनजान लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, पर अवनी तो मेरा सबसे पुराना और पक्का यार है और आज तक मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। आपने भी अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से देश की सेवा में गुजार दी, पर बुढ़ापे में आपको भी वो आराम नसीब नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने तय किया है कि इस एजेंसी का सारा दारोमदार मैं अवनी के कंधों पर ही सौंप दूंगा। उसे अब दफ्तर की वो मामूली नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी नौकरी में उसे हर महीने जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसका कम से कम 20 गुना पैसा वो यहाँ कमीशन के तौर पर कमाएगा। सरोज बाबू का गला भराया और आंखें गीली हो गईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा कि बेटा, आखिर ये किस चीज की एजेंसी है? क्या इतने सालों की गरीबी, भुखमरी और देश के लिए की गई तपस्या का फल आखिरकार भगवान ने उन्हें दे ही दिया? क्या इस स्वार्थी दुनिया में सचमुच ईमानदारी का इनाम मिलता है? ज्योतिर्मय मुस्कुराकर बोला कि घर पहुंचकर इस बारे में इत्मीनान से पूरी बात समझाऊंगा। सरोज बाबू ने मन ही मन ईश्वर को याद किया, हाथ जोड़कर माथे से लगाए और एक लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि सचमुच भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है और घर के सारे दुख दूर होने वाले हैं। फिर सरोज बाबू ने पूछा कि तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं बेटा? ज्योतिर्मय ने कहा कि बस एक 3 साल की बेटी है। वो इलाहाबाद में अपने नाना नानी के पास रहती है। काम का इतना दबाव रहता है कि ये सच मानिए, पिछले 1 साल से मैंने अपनी बच्ची की सूरत तक नहीं देखी है। ये सुनकर सरोज बाबू सोचने लगे कि आखिर ये कैसा इंसान है। देश और समाज के लिए काम करने वाले तो हम भी थे, पर इस लड़के ने इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पैसा, रसूख और समाज में इतनी बड़ी धाक होने के बाद भी इसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं है। इन लोगों को आखिर रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक सुख की कोई समझ क्यों नहीं होती? आखिरकार महात्मा गांधी का भी तो अपना परिवार था, उनके भी बच्चे थे और उन्होंने भी गृहस्थी के सारे फर्ज पूरे करने के बाद ही सन्यास का रास्ता चुना था। जब वे लोग घर पहुंचे तो वहां सिर्फ वाणी अकेली थी और बुआ बुखार के मारे कमरे में बेसुध पड़ी थीं। घर को खाली देखकर सरोज बाबू का पारा चढ़ गया। वे गुस्से में चिल्लाने लगे कि हद हो गई है, अभी तक घर का कोई भी सदस्य वापस नहीं लौटा है। इन लोगों के भीतर क्या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? ज्योतिर्मय ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि अरे जी, आप फिक्र मत कीजिए, दफ्तर के किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे अपने समय पर। लेकिन अवनी का घर पर ना होना ज्योतिर्मय को अंदर ही अंदर अखर रहा था और उसके चेहरे से ये बात साफ झलक रही थी। उसने तुरंत पूछा कि आप कह रहे थे कि अवनी किसी बहुत जरूरी काम से गया है, आखिर वो क्या काम है? सरोज बाबू बोले कि वो तो बस उसके दफ्तर का ही कोई काम है। दफ्तर का काम? ये सुनते ही ज्योतिर्मय की झुंझलाहट दूर हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा क्लर्क के लिए दफ्तर का काम कितनी बड़ी आफत होता है, ये बात उससे छिपी नहीं थी। ज्योतिर्मय ने वाणी की तरफ बड़ी हैरानी से देखा, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे तौल लेना चाहता हो कि वो पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। शादी के 5-6 साल बीत जाने के बाद भी एक मामूली क्लर्क की बेटी और अब क्लर्क की बीवी होने के बावजूद वाणी के बदन की कसावट और उसके चेहरे की ताजगी वैसी ही बनी हुई थी। वो आज भी पूरी तरह जिंदा दिल और सयानी लग रही थी। ज्योतिर्मय ने जब देखा कि वाणी के भीतर मध्यम वर्गीय बंगाली औरतों जैसा वो पुराना घरेलू ढर्रा और थकावट रत्ती भर भी नहीं है, तो वो सचमुच थोड़ा घबरा सा गया। वाणी ने सहज होते हुए पूछा कि मैं तो आपको पहले तुम कहकर ही बुलाती थी, आखिर आपकी बहन के साथ मैंने कॉलेज में 2 साल पढ़ाई जो की है। वैसे आशा आजकल कहाँ है? ज्योतिर्मय ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा कि आशा, अरे वो तो थोड़ा विदेश घूमने गई है। सच तो यह है कि उसका मन आजकल देश में कहीं टिकता ही नहीं है, तो जैसे ही उसे एक अच्छा मौका मिला वो अमेरिका की सैर पर निकल गई।
वाणी को ज्योतिर्मय की ये बेचैनी समझते देर नहीं लगी। उसने बात को हल्का करते हुए कहा कि उसके लिए घूमने की क्या फिक्र है, जब मन हुआ झोला उठाया और निकल पड़े। आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैंने बड़ी जद्दोजहद करके आपके नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी बचाकर रखा है। ज्योतिर्मय ने मुस्कुराकर पूछा कि भला पानी के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। वाणी बोली कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। सच पूछो तो यहाँ हर चीज का ही रोना है। आखिर एक मामूली क्लर्क का घर जो ठहरा। वाणी ये बात ना भी कहती तो चलता, पर ज्योतिर्मय तो इन सब बातों का पूरा हिसाब लगाकर ही यहां आया था। एक बड़े और गुप्त मुनाफे वाले काले धंधे की गोटियां फिट करने के लिए वो 1-2 दिन की इन छोटी मोटी तकलीफों को सहने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो काफी देर तक नहाता रहा। शायद वो पानी की बौछार के नीचे बैठकर यही ताना बाना बुन रहा था कि कैसे अपने आलीशान समाज के तौर तरीकों को कुछ घंटों के लिए इन आम लोगों के बीच ढाल सके। वो सोच रहा था कि अगर उसे यहां 48 घंटे बिताने पड़े तो दफ्तर के जरूरी काम का बहाना बनाकर 10 घंटे बाहर गुजारे जा सकते हैं। 14 घंटे सोने में निकल जाएंगे और चिट्ठी पत्री लिखने या फाइलों को देखने के नाम पर 10 घंटे और कम हो जाएंगे। फिर भी परिवार के साथ बैठने के लिए 14 घंटे बचते ही हैं। इस बचे हुए वक्त में से भी अगर 10 घंटी बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में ही गुजार दिए जाएं तो अच्छा होगा। क्या किसी और बहाने से इस उबाऊ समय को थोड़ा और छोटा किया जा सकता है? उसे लगा कि अगर वो इनसे ज्यादा दूर रहा तो ये लोग भड़क जाएंगे। आखिरकार दोस्ती, प्यार, पुराने आदर्शों और इंसानियत का मुखौटा तो पहनना ही पड़ेगा। तभी तो वो सरोज बाहू के सीधे साधे बेटे को उसकी अच्छी भली नौकरी छुड़वाकर अपने काले धंधे की दलदल में उतार पाएगा। अवनी के सीधे साधे परिवार के लिए ये बात किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होने वाली थी। खैर, अपने दिमाग में सारा गणित बिठाने के बाद ज्योतिर्मय एकदम तरोताजा होकर और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाकर बैल्कनी में ठाठ से आकर बैठ गया। चौकी गैस की रोशनी में बहुत सुलम थी। दूर जलती हुई उस तेज गैस की रोशनी और मजदूरों के गाने बजाने के अखाड़े की तरफ इशारा करते हुए ज्योतिर्मय बोला कि सच पूछो तो आजकल असली मजा तो यही लोग लूट रहे हैं। आए दिन हड़ताल की धमकी देकर अच्छी खासी दिहाड़ी वसूल कर लेते हैं और फिर सस्ते में मौज बनाते हैं। दुनिया बस हमारा ही मुनाफा देखती है, पर एक अदद ढंग का गाना सुनने के लिए जो हमारे जेब से 50-60 हजार रुपए ढीले हो जाते हैं, उसका हिसाब कोई नहीं रखता। तुम हंस रही हो वानी, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वानी ने मुस्कुराकर पूछा कि अच्छा, क्या वाकई ऐसा ही है? ज्योतिर्मय तपाक से बोला कि अरे और नहीं तो क्या, अब उसी महफिल को देख लो। एक लड़के को बिना किसी खर्चे के लड़की बनाकर नचा रहे हैं, गा रहे हैं, और देखो कैसी महफिल जमी है। पर हमारे आलीशान समाज का दस्तूर अलग है। अगर हमें किसी लड़की का गाना सुनकर झूमना है तो पहले उसके बाप को खुश करने के लिए अपने दफ्तर में कोई बड़ी नौकरी देनी पड़ेगी। फिर उस लड़की को किसी बड़े संगीत स्कूल में पढ़ाकर देश विदेश घुमाना पड़ेगा। टीवी और सोशल मीडिया पर उसका नाम चमकाना पड़ेगा। भले ही उसका गाना एकदम बेसुरा हो, पर जब तक उसके नाम का हल्ला नहीं मचेगा तब तक हमारे रईस लोगों को मजा ही नहीं आएगा। इस तरह एक अदद तसल्ली बख्श गाना सुनने के लिए हमारे 50,000 क्या लाख रुपए से भी ज्यादा फूक जाते हैं। वानी ने बड़ी सादगी से कहा कि तो फिर ऐसा गाना मत सुना कीजिए। ज्योतिर्मय बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी बेटी या बीवी गाना सुनाती है वो भी आजकल बड़ा शादिर हो चुका है। वो भी सारे दाव पेच जानता है। सारा खेल तो पीछे से गोटियां फिट करने का है और आजकल वही सबसे बड़ा हुनर है। वाणी ने हंसकर चुटकी ली कि जब आपकी इतनी खस्ता हालत है तो समझ लीजिए कि आपकी वो गोटियां फिट करने वाली मशीन अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वो अब और काम नहीं आने वाली। इस बातचीत के बाद सरोज बाबू ने वाणी को चुपके से ओट में बुलाया और फुसफुसाकर कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो बहू, थोड़ा नाप तौल कर ही उसके सामने बात किया करो। उसने अवनी के लिए एक बहुत बड़ा काम ढूंढने का वादा किया है। अपनी ऐसी उल्टी सीधी बातों से मेरे बेटे का करियर चौपट मत कर देना। वाणी ने दुखी मन से कहा कि क्या मैं आपके बेटे का नुकसान चाहूंगी? भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा पिताजी? सरोज बाबू ने बड़े सब्र के साथ अपने गुस्से को पी लिया। वे सोचने लगे कि इन नई उम्र की औरतों को दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है। इनका मन कितना छोटा होता है कि यह हर बात में बस खुद को और अपने पति को ही आगे रखती हैं। मेरा भला हो या ना हो, बस मेरे सुहाग का सब अच्छा होना चाहिए। ऐसी निस्वार्थ सोच भी इनके भीतर नहीं आती। वाणी ने ससुर के चेहरे की मायूसी को ताड़ लिया
और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, वे हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं तो मैं उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पूरे मकान में बस 2 छोटे कमरे और एक छोटी सी बालकनी ही तो थी। वाणी ने तय किया कि वे लोग खुद छोटे वाले कमरे में चले जाएंगे और ज्योतिर्मय के रहने का इंतजाम बड़े कमरे में कर दिया जाए। उसने ज्योतिर्मय से एक साफ चादर ली और पलंग पर बिछाते हुए बोली कि आप इस खाट पर आराम से हाथ पैर फैलाकर बैठिए। हमारे घर में जैसी टूटी फूटी कुर्सियां हैं, उन्हें देखकर तो मुझे यही लगता है कि आपको यहां बहुत तकलीफ होने वाली है। ज्योतिर्मय ने बड़े ही अपनेपन का नाटक करते हुए कहा कि अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ अगर थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी भी पड़ी तो मैं खुशी खुशी सह लूंगा। पीठ थपथपाकर दिखाई जाने वाली इस झूठी हमदर्दी और मीठी भाषा को वाणी बहुत अच्छी तरह समझती थी। असल में ये बड़े लोगों का खुद को भगवान दिखाने का एक पुराना ढर्रा था। ज्योतिर्मय की उलझन और उसके मन का मैल भी वाणी से छिपा नहीं रहा। भले ही वो अपने चेहरे पर शरीफ अभिनय का मुखौटा लगाए बैठा था, पर उसकी आंखें अपनी मर्यादा खो रही थीं। पहले वाणी ने ध्यान नहीं दिया था, पर अब ज्योतिर्मय की उस वासना भरी नजरों को देखकर उसे समझ आ गया कि वो इस अमीर आदमी के लिए एक नया खिलौना जैसी बन गई है। शादी से पहले वो अपने पिता के घर रहती थी, तब भले ही गरीबी थी, पर मन में एक अल्हड़पन था, कुछ शौक थे और जिंदगी थोड़ी आसान थी। पर अब अपने इस छोटे से परिवार को चलाने के लिए और घर के कामकाज की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उसका शरीर कड़ा हो गया था। इस कड़े अनुशासन और लगातार मेहनत ने उसके बदन में एक मजदूर औरत जैसा अनोखा कसाव और निखार ला दिया था। सच पूछो तो वो आम मजदूर औरतों की तरह भूखी प्यासी और धूप में नहीं तपती थी। इसीलिए तंगी के बावजूद उसका शरीर कहीं ज्यादा सुडौल और आकर्षक हो गया था। तभी ज्योतिर्मय ने अचानक पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है? वाणी समझ गई कि इस सवाल के पीछे उसकी नीयत क्या थी, क्योंकि उसकी आंखें लगातार वाणी के बदन को टटोल रही थीं। वाणी ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि एक बेटी हुई थी, पर 2 साल की उम्र में वो गुजर गई। अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाती, पर उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगना था और हम उतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। ये सुनकर ज्योतिर्मय का सिर थोड़ा झुक गया और उसकी आंखें फर्श पर टिक गईं। उसने धीमे से पूछा कि तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं लिखा? इस बात का भला क्या जवाब हो सकता था, इसीलिए वाणी चुप रही। ज्योतिर्मय ने फिर पूछा कि अगर अवनी की पगार हर महीने कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब बैठ जाए तो क्या तुम खुश होगी? वाणी बोली कि भला कौन खुश नहीं होगा, आप भी कैसी बातें करते हैं। ज्योतिर्मय ने अपनी आंखें उठाई और उत्साह में बोला कि मैं कल ही सारा इंतजाम कर दूंगा। एजेंसी का नाम सरोज बाबू के नाम पर रहेगा, क्योंकि आज़ादी के सिपाही होने की वजह से समाज में उनके नाम का एक अलग ही रसूख है। सारा काम अवनी ही संभालेगा, तुम बस उससे कहो कि वो कल ही अपने दफ्तर से इस्तीफा दे दे। वाणी ने तंज कसते हुए कहा कि उसे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, दफ्तर वाले वैसे ही उसे निकाल बाहर करेंगे। ज्योतिर्मय ने चौंक कर पूछा कि भला ऐसा क्यों? वाणी बोली कि वो दफ्तर में हड़ताल और प्रदर्शन करवा रहा है। ये सुनते ही ज्योतिर्मय के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो बोला कि अरे बाप रे, वो इन सब पचड़ों में क्यों पड़ रहा है? फिर उसने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा कि खैर छोड़ो, अब उसे वो मामूली नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस हड़ताल के चक्कर में पड़ने की कोई मजबूरी है। वाणी इस पर कुछ नहीं बोली। उसने मन ही मन खुद से वादा किया था कि वो अपने पति और ससुर के काम के बीच में अपनी जबान खोलकर कोई दखल नहीं देगी। वो सब्जी चूल्हे से उतारने के लिए रसोई में चली गई। उसने अपनी साधारण सी साड़ी को थोड़ा ठीक किया, पैरों में चप्पल पहनी और बाहर आकर ज्योतिर्मय से बोली कि आप आधे घंटे तक पिताजी से बातें कीजिए, मैं पड़ोस की एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, उससे थोड़ा समझाकर अभी वापस आती हूँ। ज्योतिर्मय को इस बात पर बड़ा अचरज हुआ और उसे काफी बुरा भी लगा। उसे लगा कि जिस आदमी की मेहरबानी से कल उसके पति की किस्मत चमकने वाली है और घर में लाखों रुपए आने वाले हैं, उस इंसान की खातिरदारी छोड़कर वो एक मामूली ट्यूशन पढ़ाने चली गई। उसने एक दिन की भी छुट्टी लेना ठीक नहीं समझा। अवनी जब दफ्तर और मीटिंग से लौटा तो रात के करीब 9 बज चुके थे। वाणी ने उत्सुकता से पूछा कि क्या फैसला हुआ? अवनी ने मुस्कुराकर कहा कि सब तय हो गया है, सब लोग एक मत हैं। ज्योतिर्मय से बस 2-4 बातें करके अवनी ने अपनी कमीज उतारी ही थी
कि उसके आने की भनक पाते ही सरोज बाबू उतावले होकर उसे चुपके से ओट में बुला ले गए। जब वाणी पड़ोस में ट्यूशन पढ़ाने गई हुई थी, उस दौरान सरोज बाबू की ज्योतिर्मय से उस गुप्त एजेंसी को लेकर और भी लंबी बातचीत हुई थी। सारा सच जानने के बाद सरोज बाबू जितने डरे हुए थे, उससे कहीं ज्यादा उनके भीतर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वे अपने बेटे को पहले ही अच्छी तरह समझा देना चाहते थे। उन्हें डर था कि ज्योतिर्मय से सीधे बात करने पर कहीं अवनी की नई सोच और उसके आदर्श आड़े ना आ जाएं। उन्हें लग रहा था कि अवनी कहीं सीधे ज्योतिर्मय के मुंह पर ही ना कह दे कि मैं तुम्हारे इस हेर फेर और लोगों को ठगने वाले काले धंधे में शामिल नहीं होने वाला। अगर अवनी ने ऐसा कह दिया तो सब कुछ तबाह हो जाता। सरोज बाबू के हाथ पैर घबराहट और उत्तेजना के मारे कांप रहे थे और उनके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने हड़बड़ाते हुए पूछा कि क्या ज्योतिर्मय ने तुझसे इस बारे में कोई बात की है? अवनी ने थके हुए स्वर में कहा कि अभी तो मैं दफ्तर से लौटा ही हूं, वे मुझसे भला कब बात करते। सरोज बाबू बोले कि तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। इतना कहकर सरोज बाबू अपने बेटे को ज्योतिर्मयी की उस बेनामी एजेंसी के काले कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा समझाने लगे। अवनी का वो सूखा और थका हुआ चेहरा देखकर वाणी का जी घबरा उठा। वे उनसे कहना चाहती थी कि पहले इन्हें कुछ खा लेने दीजिए, फिर ये सब बातें कीजिएगा, पर वो अपना होंठ चबाकर चुप रह गई। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि अवनी को तो भूख बर्दाश्त हो जाएगी, पर इस नाजुक मोड़ पर अगर बूढ़े ससुर को शांत ना किया गया तो घबराहट के मारे किसी भी पल उनका दिल काम करना बंद कर सकता था। वाणी ने वही जमीन पर एक चटाई बिछाई और बड़े प्यार से सरोज बाबू के दोनों हाथ थामकर उन्हें वहां बिठाते हुए बोली कि पिताजी, आप पहले आराम से बैठ जाइए, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। उस वक्त लाचारी और दुख के मारे वाणी की आंखें भर आई थीं। उसे लग रहा था कि लोग भले ही भूख से तड़पते रहें और जिंदगी पूरी तरह थम जाए, पर इंसान की ये भावनाएं और कमजोरियां कभी खत्म नहीं होती जो उसे चैन से जीने नहीं देती। सरोज बाबू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी नियमों और सच्चे आदर्शों पर चलकर गुजारी है। अगर मुझे इस काम में रत्ती भर भी कोई खोट दिखती तो मैं खुद तुझे रोक देता। इंसान के असली नियम और धर्म उसके भीतर होते हैं, केवल बाहर का दिखावा करने से पेट नहीं भरता। तू बस खबरदार जो ज्योतिर्मयी को साफ मना कर दे। अवनी ने घूमकर वाणी की तरफ देखा। वाणी जैसे पहले से ही जानती थी कि वह उसकी तरफ ही देखेगा, इसलिए वो सरोज बाबू की नजर बचाकर एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसने खामोशी से अपने होंठ दबाए और अपने आंखों के इशारे से सरोज बाबू की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों के इस इशारे का मतलब समझना बहुत आसान था। इस मुश्किल घड़ी में अपना आपा खोने से काम नहीं चलने वाला था, अपनी बेचैनी को दबाना ही होना था। और जब बूढ़ा बाप सामने खड़ा हो तो उसकी कमजोर हालत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी था। अवनी की शांत आंखों में एक भयानक और बेकाबू गुस्सा उबल रहा था, पर अगर वाणी ने उसे समय रहते आंखों से शांत रहने का इशारा ना किया होता तो वह शायद भूल ही जाता कि इस सारी मुसीबत की असली जड़ कौन है, और वह अपने उस लाचार और मजबूर बूढ़े बाप पर ही बरस पड़ता। कितना भयानक और दम घोंटू पल था वो, जिसे सिर्फ वाणी और अवनी ही महसूस कर पा रहे थे। सच पूछो तो रसूखदार लोग अपनी चालबाजी से न जाने कितनी सदियों से समाज के सच्चे गुस्से को भटकाकर घरों में आपसी मन मुटाव, कलह और लाचारी का जहर घोलते आए हैं। उनकी ये कुटिल साजिश आज एक बार फिर इस घर में कामयाब होने ही वाली थी। ज्योतिर्मय लोगों की आंखों में धूल झोंककर, कानून की नजरों से छिपकर लाखों रुपए बटोरने की ताक में था। वे इस काले धंधे में सीधे साधे और मजबूर सरोज बाबू और उनके गरीब क्लर्क बेटे अवनी को मोहरा बनाना चाहता था। गनीमत यह रही कि इस साजिश के पीछे छिपे असली गुनहगार को पहचाने बिना बाप और बेटे के बीच होने वाली ये बड़ी भिड़ंत टल गई। अवनी ने अपने गुस्से को काबू में किया और बहुत ही शांत आवाज में बोला कि पिताजी, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा, पर मैं बस इतना सोच रहा था कि आप जो भी कह रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं।
लेकिन अगर इस काले धंधे में पड़कर पूरी दुनिया की नजरों में गिरकर मेरी सुख शांति ही छिन गई तो क्या आप सचमुच खुश रह पाएंगे? सरोज बाबू ने रुआसे होकर शिकायत के लहजे में कहा कि बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। पर यह गुस्सा और शिकायत तो एक आम इंसानी जज्बात थे, इनसे कोई जान का खतरा नहीं था। अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या और बलिदान का इनाम आज खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया था और उनका बेटा उसे लात मारने जा रहा था। बस इसी डर के मारे सरोज बाबू का पूरा शरीर कांप रहा था। पर अब उनका वो खौफ दूर हो चुका था। वे अब थोड़े उदास जरूर थे, पर उनका दिल एकदम शांत हो गया था और अचानक उनके बीमार दिल के बैठ जाने का खतरा टल चुका था। उन्होंने 2 बार अपनी नाक साफ की और बहू वाणी से पानी मांगकर 2 घूंट पिया। फिर सरोज बाबू बोले कि आखिर तुम्हें इसमें क्या खोट दिख रही है? ये कोई चोरी चकारी का काम तो नहीं है, एक सीधा सा व्यापार ही तो है। कोई ना कोई तो इस एजेंसी को संभालता ही। इस काम का ठेका देने का अधिकार ज्योतिर्मय के हाथों में था, तो उसने दूसरों को देने के बजाय चोरी छिपे अपने ही भरोसेमंद लोगों के लिए इसका इंतजाम कर दिया। ये बात थोड़ी गलत जरूर है कि दुनिया को कुछ और दिखाया गया और पीछे से कुछ और खेल खेला गया, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई दूसरा भी तो इस काम को चलाता ही। अब ज्योतिर्मय इसे अपने खास आदमियों के जरिए चलाएगा। आखिर काम का होना ही तो सबसे बड़ी बात है, इसी से तो सबका भला होगा। इसमें तुम्हें भला क्या ऐतराज हो सकता है? अवनी ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि तो फिर ऐसा करते हैं, ज्योतिर्मय आपके नाम पर यह एजेंसी शुरू करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। आप अपनी तरफ से तनख्वाह देकर काम करने वाले लोग रख लीजिए और इस धंधे को संभालिए। मुझे इस दलदल से दूर ही रहने दीजिए। उसी वक्त आसपास के 3-4 घरों में मोबाइल और टीवी पर तेज आवाज में कोई उदास गाना बज रहा था। पर राहत की बात यह थी कि पड़ोस में मजदूरों के ढोलक मंजीरे और उनके संवेद गानों के शोर में वो रोना धोना काफी हद तक दब गया था। सरोज बाबू ने एक ठंडी सांस ली और बोले कि अच्छा, मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम लोग जाकर खाना खा लो, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है बहू। वाणी झट से आगे आई और बोली कि हाँ पिताजी, रात को भारी खाना ना खाना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैंने आपके लिए पतला सा दलिया बनाकर रखा है, आप बस 2 घूंट पी लीजिए और आराम से सो जाइए। उस सादे खाने को सामने देखकर ज्योतिर्मय के मन में भीतर ही भीतर बड़ा गुस्सा उमड़ आया था। हालांकि उसके लिए ही सरोज बाबू ने खास तौर पर बाजार से थोड़ी मछली मंगाई थी और उसका बड़ा हिस्सा उसी की थाली में परोसा गया था। पर जहां कोई फायदा ना हो वहां ज्योतिर्मय अपने गुस्से को दबाना अच्छी तरह जानता था। मुनाफे के बिना वो अपना गुस्सा या दुख भी जरा सा भी खर्च नहीं करना चाहता था। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला कि वाह, ये साग तो बहुत लाजवाब बना है। वाणी ने कहा कि ये पोई का चोखा है। सच पूछो तो इस पोई साग के भरोसे ही हम जैसे बंगाली लोग आज तक बचे हुए हैं। चावल ना हो तो उबला हुआ कचालू और मछली मीट ना हो तो ये साग ही हमारा सहारा बनता है। अगर ये साग ना होता तो हम गरीबों का गुजारा कैसे होता? अवनी ने हंसते हुए बात पूरी की और कहा कि इसमें उस छोटी वाली चिंगड़ी मछली को मत भूजना। ये सुनकर ज्योतिर्मय खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सादे माहौल में वो खुद को कैसे संभाले। तभी ओढ़नी लपेटकर बुआ धीरे धीरे कमरे में आई और दरवाजे के पास दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं। वे कांपती हुई आवाज में बोली कि सलील अब तक नहीं आया क्या बहू? वाणी ने तसल्ली देते हुए कहा कि नहीं बुआ, वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। बुआ ने उदास होकर सिर हिलाया और धीमे से बोली कि घर से निकलने से पहले वो बहुत देर तक मेरा सिर दबा रहा था। मैं तभी समझ गई थी कि आज सभा में कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा होने वाला है, वरना बेटे को अपनी बीमार मां की इतनी फिक्र कभी नहीं होती। वो तो यही सोचकर गया है कि शायद आज रात वो घर वापस ना लौट पाए। वाणी बोली कि आप घबराइए मत बुआ, अभी उसके लौटने का समय पार नहीं हुआ है। बुआ ने खामोशी से अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। इसी बीच ज्योतिर्मय का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने घबराकर पूछा कि ये सलील कहाँ है और आखिर वो किस सभा में गया है। सलील के बारे में पूरी बात सुनते ही ज्योतिर्मय का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे कुछ पल के लिए तो उसके गले से निवाला भी नहीं उतरा।
वो बार बार अपनी आंखें उठाकर उस बीमार और कमजोर बुआ के शांत चेहरे को अजीब नजरों से ताकने लगा। उनका खाना खत्म होने ही वाला था कि तभी सलील घर वापस आ गया। वो आते ही चहकते हुए बोला कि वाह, यहां तो सब लोग पेट की आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ज्योतिर्मय जैसे बड़े और रसूखदार आदमी की मौजूदगी से उसे रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी मैली सी कमीज उतारी, हाथ मुंह धोए और एक चटाई खींचकर बैठते हुए बोला कि भाभी, जल्दी से मेरे लिए भी थाली लगाओ, पहले खाना खाऊंगा और बातें बाद में होंगी। जैसे ही चावल की थाली उसके सामने आई, उसने बिना इधर उधर देखे बड़ी तेजी से खाना शुरू कर दिया। ज्योतिर्मय एकदम हक्का बक्का होकर सलील की उस बेकाबू और तेज भूख को देखता रहा। उसने अवनी को भी खाते हुए देखा था और उसकी भूख का अंदाजा भी उसे था, पर इतनी भयानक भूख उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे शायद अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भले घर के लड़के को भी इतनी तेज भूख लग सकती है, और इस भूख को शांत करने के लिए उन्हें राशन के उन गिने चुने चावलों के भरोसे ही दिन काटना पड़ता है। अवनी ने पूछा कि तुम्हारी वो सभा कैसी रही? सलील ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बहुत शानदार रही। परसों सब मिलकर एक साझा प्रदर्शन करने वाले हैं। कुछ देर तक सभी लोग सलील से ही बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब ज्योतिर्मय की मौजूदगी को पूरी तरह भूल चुके हों। बुढ़ापे की कमजोरी और बीमारी की वजह से सरोज बाबू पहले ही कमरे में जाकर लेट चुके थे। अगर वे इस वक्त यहां मौजूद होते तो शायद घबराहट के मारे उनके दिल की धड़कन ही रुक जाती। इधर ज्योतिर्मय के चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। खाना खाने के बाद उसने एक सिगरेट सुलगाई, पर उसका जी लगातार घबरा रहा था। वो कभी अपनी नाक साफ करता, कभी गला साफ करने की कोशिश करता, तो कभी उठकर बैठने का ढंग बदलता। वो बार बार अपनी हथेली से अपनी ठुड्डी को रगड़ रहा था। उसकी ये छटपटाहट देखकर अवनी ने टोका कि क्या तुम बहुत थक गए हो? अगर ऐसा है तो तुम कमरे में जाकर लेट जाओ। ज्योतिर्मय ने बात टालते हुए कहा कि नहीं भाई, मैं थका नहीं हूं। बस मैं यही सोच रहा था कि मैंने आधमक कर तुम लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे अगर पहले से पता होता कि यहां जगह की इतनी किल्लत है तो मैं कभी यहां। अवनी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि अरे नहीं, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुसीबत तो असल में तुम्हारे लिए ही है। वाणी उसी वक्त पानी का घड़ा और गिलास लेकर कमरे में आई थी। उसने भी मुस्कुराकर कहा कि हमारे घर क्या कभी मेहमान नहीं आते? आप ऐसी पराई बातें क्यों कर रहे हैं? इसके बावजूद ज्योतिर्मय की घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने गिलास का पूरा पानी एक ही घूंट में पिया और एस्ट्रे में रखी अपनी सुलगती हुई सिगरेट की बात भूलकर जेब से एक नई सिगरेट निकालकर सुलगा ली। तभी वो अचानक चौंक कर बोला कि अरे बाप रे, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तो अभी के अभी यहां से निकलना होगा। अवनी ने हैरान होकर पूछा कि क्या इस वक्त बाहर जाओगे? लौटते हुए कहीं बहुत ज्यादा रात तो नहीं हो जाएगी? ज्योतिर्मयी ने हड़पड़ाते हुए कहा कि नहीं, मैं अपना सारा सामान लेकर ही जा रहा हूं। मेरे नसीब में भला आराम कहाँ लिखा है। तुम लोगों को अपनी आने की चिट्ठी भेजने के बाद ये नया काम अचानक तय हुआ है। बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे सीधे किसी बड़े होटल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि सुबह ही कुछ बहुत बड़े रसूखदार लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं और उनके साथ मेरी एक जरूरी मीटिंग तय हुई है। अवनी ने उसके इस चालाकी को ताड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा कि अच्छा, ये बात है। ज्योतिर्मय ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की और बोला कि सच पूछो तो मैंने पहले यही सोचा था कि सीधे किसी होटल में जाकर रुकूंगा और फिर वहां से फुर्सत निकालकर तुम लोगों से मिलने आऊंगा। पर हवाई अड्डे पर जब मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा तो उनके प्यार के आगे मैं होटल की बात ही बिल्कुल भूल गया। इतने सालों बाद तुम सबसे मिलकर मुझे जो खुशी मिली है उसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। वाणी जब अपनी रसोई का काम समेटकर बाहर आई तो उसने सुना कि सलील गली के नुक्कड़ पर टैक्सी ढूंढने गया है। ज्योतिर्मय ने अपना सारा साजो सामान समेटकर रख लिया था। जब टैक्सी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई तो सबके सामने एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई। सरोज बाबू को शायद गहरी नींद आ गई थी। तो क्या ज्योतिर्मय उन्हें बिना बताए ही इस तरह दबे पांव चला जाएगा? अवनी ने बात संभालते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, सुबह हम खुद उन्हें सब समझा देंगे।
वैसे भी बुढ़ापे और बीमारी के कारण उन्हें आसानी से नींद नहीं आती है। अब जब उनकी आंख लगी गई है तो उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही ज्योतिर्मय ने चैन की सांस ली और फुर्ती से टैक्सी में जाकर बैठ गया। जैसे ही टैक्सी गली से बाहर निकल गई, वाणी ने भी राहत की सांस ली और बोली कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़ी बला टली। इस इंसान ने खुद ही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। अवनी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि हाँ, ऐसे लोग आखिर में अपनी राह खुद ही चुन लेते हैं। रात को सोने जाने से पहले वाणी एक बार सरोज बाबू के कमरे का हालचाल लेने गई। दफ्तर और दिन भर की हड़ताल की भागदौड़ से थका हारा अवनी बिस्तर पर लेटते ही सो गया था, पर जैसे ही वाणी ने कमरे में आकर उसे झकझोरा तो उसका चेहरा देखते ही अवनी का जी घबरा गया। वो बिना कोई आवाज किए तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों दबे पांव कमरे के भीतर गए और सरोज बाबू की उस साधारण सी खुरदरी खाट के पास जाकर खड़े हो गए। अवनी उनके ठंडे पड़ चुके शरीर में जिंदगी का कोई भी छोटा सा इशारा ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर उसे मालूम था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वाणी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने उन पुराने आजादी के खोखले हो चुके आदर्शों और टीस को सीने में दबाए बूढ़े सरोज बाबू हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके थे। समाप्त।